वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर इटसेल्फ अ माइक्रो प्रोसेसर with some other peripheral or some input output and memory all are integrate on a single VLSI chip. This integrated form is known as microcontroller. माइक्रोकंट्रोलर कहने के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर और उसके साथ कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट, रैम रोम और मेमोरी एलिमेंट्स एक ही सिंगल VLSI चिप पे जब फैब्रिकेट कर दिए जाते हैं तो इस इंटीग्रेटेड फॉर्म को हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। और अगर हम सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो जो सबसे पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर है वो 8051 है, विच इज़ अ 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर। इसके का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें हमारे पास 4 पोर्ट्स हैं, सभी पोर्ट्स 8-बिट के हैं। अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूं तो ये हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर हमें हार्वर्ड आर्किटेक्चर एज वेल एज सिस्क टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। ड्यू टू हार्वर्ड आर्किटेक्चर इट गिव्स दी separate memory facility, that is we are having separate program memory as well as data memory। और इसके और फीचर्स की बात करूं तो ये हमें ऑन चिप ऑसिलेटर प्रोवाइड करता है। इसके पास पावर डाउन मोड की फैसिलिटी होती है। ये बुलियन प्रोसेसर को सपोर्ट करता है एज वेल एज इट सपोर्ट्स फुल डुप्लेक्स UART कम्युनिकेशन मोड फॉर फास्ट ट्रांसफरिंग डेटा। इसके पास जो है 16-बिट टाइमर काउंटर रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। और अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं 8051 की तो डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइक कंज्यूमर अप्लाइंसेस में, सिक्योरिटी मशीन्स में, स्विंग मशीन्स में, रिमोट एक्सेस में, कंप्यूटर्स में। अगर मैं होम अप्लाइंसेस की बात करूं तो डिफरेंट टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गए या हमारे माइक्रोवेव ओवन टाइप हो गए, जिनमें हमको डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कराना होता है, वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं, या सेंसिंग परफॉर्म करानी होती है। मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, डिफेंस सिस्टम्स हो गए, एरोनॉटिकल एंड स्पेस में भी हम 8051 की कई सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड कंट्रोल में हम यूज़ कर रहे होते हैं, रेडियो एंड नेटवर्क इक्विपमेंट्स में यूज़ कर रहे होते हैं, एंड रिमोट सेंसिंग्स में यूज़ कर रहे होते हैं। ऑटोमेटेड व्हीकल्स के सिस्टम्स में भी यूज़ किया जाता है, या जैसे आपका जो कार है और उसमें गेट लॉकिंग सिस्टम है, अगर गेट अनलॉक हो गए या गेट का एक कोई लॉक खुला रह गया और किसी ने ओपन किया तो अलार्म बज रहा है या कोई बीप का साउंड आ रहा है, या आप बहुत सारे अप्लाइंसेस है, लाइक आपको पानी की मोटर से आपको कंट्रोल करना है, पानी की मोटर को कंट्रोल कराना है कि जब पानी का टंकी जो है वो फुल हो जाए तो ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाए। इस टाइप की कंट्रोलिंग एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस में हम 8051 को यूज़ कर सकते हैं ना। अब अगर मैं आर्किटेक्चर को डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे आपको देखने के लिए अवेलेबल है कि यहाँ पे हमारे पास 4 पोर्ट्स अवेलेबल है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 2, है ना। पोर्ट 0 और पोर्ट 2 जैसे हमारे इवन पोर्ट्स हैं, हमने उनको अपर साइड में यहाँ पे प्लेस करके रखा हुआ है। हर पोर्ट पे उसका पोर्ट ड्राइवर और लैच अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो पोर्ट 1 और पोर्ट 3 जो हमारे ऑड पोर्ट्स हैं उनको हमने इस साइड में प्लेस करके रखा है। पोर्ट 0 और पोर्ट 2 जो हैं सिंपल हमारे इनपुट आउटपुट, सारे जो हमारे पोर्ट्स हैं वो इनपुट आउटपुट की फैसिलिटी तो हमें प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे जो हमारा पोर्ट 0 है ये 8-बिट एड्रेस एंड डेटा बस के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पोर्ट 2 जो है वो हमारे हायर ऑर्डर की एड्रेस बस को सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पे हम पोर्ट 1 देखें तो जो हमारे SFR रेंज है इसको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो हमारा पोर्ट 3 है इससे हम मल्टी फंक्शनिंग प्रोवाइड करा रहे होते हैं। मल्टी फंक्शनिंग अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ से हम सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा फिर हमारे पास अवेलेबल होता है।
यहीं से हम जो हमारे टाइमर हैं, एक्सटर्नल टाइमर 0 और एक्सटर्नल टाइमर 1, इसको यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पे ही से ही हम रीड और राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास रीड और राइट फंक्शन अवेलेबल होता है। एज वेल एज ये हमारे एक्सटर्नल इंटरप्ट जो हमारे INT0 और INT1 हैं, उनको इनेबल करने के लिए, उनको ट्रिगर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो हमारा पोर्ट 3 ये मल्टी फंक्शनिंग प्रोवाइड करा रहा होता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास रैम जो है वो 128 बाइट की होती है, और रोम जो है हमारी यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी जो है वो हमारे 4 KB की अवेलेबल होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये हमारा यहाँ पे रैम एड्रेस रजिस्टर जो हमारे रैम है जो 128 बाइट है उसके लोकेशंस को स्टोर कराने का काम करता है, एड्रेस को स्टोर करने का काम ये रैम एड्रेस रजिस्टर करता है। अदर देन यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर है, जब हम विद द हेल्प ऑफ दिस PSEN प्रोग्राम स्टोर इनेबल सिग्नल व्हेन वी आर अपडेटिंग आर रोम डेटा, रोम को रिकन्फिगर कर रहे होते हैं, तब हम यहाँ पे प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर को यूज़ करते हुए यहाँ पे उसको रिकन्फिगर परफॉर्म करा रहा होता है। और यहाँ पे उसके लिए हमें EA/VP पिन, यहाँ पे VP नहीं लिखा हुआ है, ये यहाँ से हम 21 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास और भी रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। लाइक अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूँ तो हमारे पास सबसे पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। ये हमारा 8 बिट रजिस्टर होता है जो हमें एक ऑपरेंड अवेलेबल कराता है, किसके लिए, हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है हमारा ये अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कराता है। और यहाँ पे जो हमारा B रजिस्टर है ये हमारे एक्यूमुलेटर को सपोर्ट करता है फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें सपोर्ट करता है B रजिस्टर। और जो उसका सेकंड ऑपरेंड है वो हमारे टेम्परेरी रजिस्टर से अवेलेबल होते हैं, टेम्पो 1 से आता है। और इस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो रिजल्ट है वो PSW के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जाता है, विच इज़ अ प्रोग्रामेबल प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। ये भी 8 बिट रजिस्टर होता है। अब इसका जो फॉर्मेट है जिसमें हमारे पास पैरिटी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अवेलेबल होता है, उसको मैं थोड़ी देर से आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा। यहाँ से ही हम हमारे रजिस्टर बैंक जो है रैम की लोकेशन है उनको सेलेक्ट करने का भी काम करते हैं PSW से। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे DPTR है। DPTR जो है हमारा ये 16 बिट रजिस्टर होता है, डेटा पॉइंटर रजिस्टर कहलाता है। इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब लोअर 8 बिट को DPL और हायर 8 बिट को DPH की तरह हम यूज़ करते हैं। जनरली इट यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अ डेटा इन द मेमोरी, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट कम की है तो हम 8 बिट रजिस्टर के थ्रू डिवाइड करते हुए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है। अगेन प्रोग्राम काउंटर, दिस इज़ अ 16 बिट रजिस्टर एंड इट गिव्स द एड्रेस लोकेशन ऑफ अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को अवेलेबल कराता है। PC इंक्रीमेंटर जो भी हमारा प्रोग्राम काउंटर की एड्रेस लोकेशंस हैं उनको इंक्रीमेंट करने का काम करता है। सपोज वी आर परफॉर्मिंग 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो 2 बाइट के बाद जो उसकी एड्रेस लोकेशन में इंक्रीमेंट होगा, उसकी लोकेशन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो यहाँ से ही हमारा प्रोवाइड किया जाता है। बफर रजिस्टर हमारा टेम्परेरीली स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं स्टैक पॉइंटर की, तो स्टैक पॉइंटर जो है हमारे स्टैक की टॉप लोकेशन को पॉइंट करता है। यहाँ पे जो हमारा स्टैक पॉइंटर है इसका काम है जैसे जैसे डेटा पुश और पॉप किया जा रहा है तो स्टैक के टॉप लोकेशन को ये पॉइंट करता रहता है ना। ये 8 बिट रजिस्टर होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवाते हैं। टाइम एंड कंट्रोल यूनिट जो है ये हमारे सिंक्रोनाइजेशन के लिए और जो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने होते हैं वो यहाँ से ही हमारे जनरेट किए जाते हैं। लाइक RST से हम रीसेट परफॉर्म करा रहे हैं। और ये जो है हमारा, ये हमारे जब हम प्रोग्राम मेमोरी को एक्सेस कराते हैं एक्सटर्नल प्रोग्राम करने के लिए, तो हम इस यहाँ से हम 21 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया ALE एड्रेस इनेबल सिग्नल होता है। ये हमें
हमारे एड्रेस बस को इनेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अदर देन वी आर हैविंग ओन चिप ऑसिलेटर, है ना, कि यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ किया जा रहा है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो हमारे पास इंटरप्ट सीरियल ब्लॉक है, जहाँ पे हमारे इंटरप्ट रजिस्टर और हमारे अगर मैं बात करूँ तो 3 इंटरनल इंटरप्ट्स होते हैं और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर 8051 में। अदर देन वी आर हैविंग सम timer and counter register, so all they are togetherly available on this interrupt serial block and time block में अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ से बाकी जो हमारे क्रिस्टल ऑसिलेटर तो यहाँ पे अवेलेबल है, इसके अलावा जो हमारा सप्लाई है VCC और VSS हम यहाँ पे कनेक्ट करके रखा। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर की। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर 8 बिट रजिस्टर है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा P जो है ये पैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पैरिटी फ्लैग जब नंबर ऑफ वंस ऑड या इवन जिसमें भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इवन में यूज़ कर रहे हैं तो ये सेट होगा, अगर सॉरी ऑड में यूज़ कर रहे हैं तो ये सेट रहेगा, और अगर इवन में कर रहे हैं तो ये क्लियर स्टेट में रहेगा, मतलब रीसेट रहेगा। ओवरफ्लो फ्लैग जब हमारा 8 बिट, जैसे हमारे पोर्ट्स जो हमारे रजिस्टर्स हैं अगर उनकी कैपेबिलिटी 8 बिट की है और अगर मोर देन 8 बिट डेटा आ रहा है तो ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। RS0 RS1 ये हमारे जो रैम की लोकेशंस हैं, उसका जो जनरल पर्पस बैंक एरिया है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपली हमारा ये बाइनरी टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। 00 रजिस्टर बैंक सिलेक्ट 0 करता है, 01 सिलेक्ट बैंक 1 कर रहा है, 10 सिलेक्ट बैंक 2 कर रहा है, और 11 की कंडीशन में रजिस्टर बैंक 3 को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि रैम की लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। फॉर जनरल पर्पस एरिया 00H2 1FH मतलब 32 बाइट्स हो गया। 32 बाइट कैसे हो गया, 00H2 07H 8 बाइट्स, फिर 8 to F अगेन 8 तो 16 हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे 10H2 17H, अब चूँकि यहाँ पे ये F के बाद क्या आएगा नेक्स्ट हमारा, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 0। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये उसके हिसाब से है। और अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा यहाँ पे फिर जो 18H2 1FH है ये हमारा अगेन 8 बिट, तो ये टोटल अगर हम देखें तो 32 बाइट्स हो गए। इसके बाद का जो एरिया होता है वो बिट एड्रेसेबल होता है। ये भी एक इसकी मतलब एडवांटेज है, ये हमें बिट एड्रेसेबल पोर्ट भी रैम में अवेलेबल कराता है, मतलब हम ईच बिट को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा दूंगा। उसकी लोकेशन जो है 20H2 2FH रहती है, देन 3H2 7FH तक हमारा स्क्रैच पैड की तरह यूज़ होता है, और 80H2 FFH जो है हमारा कंप्लीट 128 बाइट का रिमेनिंग पार्ट जो है 80H2 FFH, ये हमारा SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको हम डायरेक्टली भी एक्सेस करवा सकते हैं। नाउ F0 इज़ यूज़र डिफाइनेबल फ्लैग, मतलब ये यूज़र के पे डिपेंड करता है कि उसको इस पर्टिकुलर लोकेशन में किस टाइप का फ्लैग यूज़ करना है। AC जो है हमारा ऑक्सिलरी कैरी है, जब लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ कोई कैरी जनरेट हो रहा है तब ये एक्टिवेट होता है, या हम कहें तो D3 बिट से D4 बिट पे कोई कैरी जनरेट हो रहा है तब ये सेट होता है। कैरी फ्लैग जो है अगेन MSB पॉइंट पे चेक किया जाता है कि वहाँ पे कोई कैरी, या अगर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो बोरो जनरेट हो रहा है क्या। नाउ यहाँ पे अब हम देख लेते हैं जो हमें बैंक के रेंज की, तो ये जो मैंने बोला था स्टार्टिंग बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3 है, ये हमारा जनरल पर्पस रैम एरिया कहलाता है। उसके बाद ये इसको मैंने बिट एड्रेसेबल बोला आपको। बिट एड्रेसेबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे हर एक लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में वो बता दूंगा। देन ये 30H2 7FH जनरल पर्पस रैम एरिया हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग परफॉर्म करने के लिए जो SFR रेंज है 80H2 FFH, यहाँ पे डिफरेंट रजिस्टर्स के लिए हमारे पास रेंज दी होती है। इसकी कुछ लोकेशन जो होती हैं वो अनयूज्ड भी रहती है, मतलब हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, बट वो खाली लोकेशंस अवेलेबल रहती है हमारी रैम में।
जैसे अगर मुझे डायरेक्टली ACC को एक्सेस करना है तो वहाँ पे जहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ मूव स्पेस A, B, तो अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक्यूमुलेटर को एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली वहाँ पे क्या दे सकता हूँ, E0, B भी दे सकता हूँ। मतलब क्या होगा, E0H से ये हम एक्यूमुलेटर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम रजिस्टर्ड बैंक किसी भी बैंक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये तो एक तरीके से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वहाँ पे सबसे पहले तो कौन सा बैंक सिलेक्ट है, RS0 RS1 के थ्रू। अगर सपोज मैंने 0 1 दे के रखा, मतलब वहाँ अभी जो जनरल पर्पज बैंक एरिया यूज़ किया जा रहा है वो बैंक 1 किया जा रहा है। अब यहाँ पे भी रजिस्टर की वैल्यू R0 to R7 दी है, तो हम यहाँ पे भी अगर कोई भी वैल्यू गिवन कर रहा है R0 या R1, और सिमिलरली R0 R1 हमारे बैंक 2 में भी है, लेकिन वहाँ पे जो हमारा PSW में वहाँ पे जो सिलेक्शन होगा उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा R0 to R7 हमने यूज़ किया है। या फिर हम चाहें तो हम डायरेक्टली यहाँ से वो एड्रेस लोकेशन भी गिवन कर सकते हैं, लाइक 0F मैंने दिया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बैंक 1 के R7 को हम कॉल कर रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बिट एड्रेसेबल, ये देख लीजिए, ये जो मैंने लोकेशंस बताई ना अभी आपको R0 to R7 तक की, है ना। तो ये, या अगर मुझे सपोज बैंक 0 के R1 को एक्सेस करना तो मैं 01H दूंगा, और वहीं पे मुझे R1 सेलेक्ट करना है बैंक 2 के, तो वहाँ पे मैं 11H दे सकता हूँ। या फिर क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा वहाँ पे बैंक 2 है उसको इनेबल करने के लिए वहाँ पे 10 हमको इंसर्ट करना पड़ेगा RS1 और RS0 में, तो वो सिलेक्ट करके फिर जो भी हम यहाँ पे R2 R3 R4 दे रहे हैं उसको सिलेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो इसकी रेंज मैंने बताई आपको 20H to 2FH तक, है ना। लेकिन मैं इसको बिट एड्रेसेबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक बाइट को मैंने इंटरनली भी क्या किया है, बिट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने 00 लिखा है, यहाँ पे 01 02 03 सो ऑन, यहाँ पे 08 to 0F हो गया, फिर अगेन वही 10 to 17, फिर 18 to 1F, फिर यहाँ पे 20 स्टार्ट हो गया, 27 तक गया, 28 to 2F। अब सपोज मुझे यहाँ वाली लोकेशन को एक्सेस करना, ये 37 के बगल मतलब 36 लोकेशन को के बिट को एक्सेस करवाना, तो मैं एड्रेस लोकेशन क्या दूंगा यहाँ पे मैं गिवन करूँगा 2636H, देन डायरेक्टली मैं इस बिट को एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे सपोज ये 51th लोकेशन को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे एड्रेस लोकेशन क्या दूंगा 2A51H, देन आई एम एबल टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर लोकेशन। यहाँ पे ये मेरा एरो हेड दिख रहा है ये वाला। देन अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा इस टाइप से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं बिट एड्रेसेबल एरिया को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमारे 8051 का कंप्लीट, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैम को डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है, या उसके आर्किटेक्चर्स को डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है, या रजिस्टर सेट्स को पूछ लिया जाता है। तो आपको एक्यूमुलेटर, DPTR, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, PSW, B रजिस्टर, इन सब के बारे में आपको जैसा मैंने बताया वो डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ मेंशन करना होगा। अगर वो आपके रैम को डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको ये इस टाइप से ये पूरा बनाना होगा। यहाँ पे 00S to 1FH और ये 20 to 2FH एंड 30 to 3FH, सॉरी 7FH तक का एरिया हमको बना के वहाँ पे शो करना होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Send your valuable feedbacks on my official Gmail account, or please share my videos as well as give me likes. Thank you.